चलेगा बच्चों? कैसे हैं आप लोग बताइए मुझे। मैं समझता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे बच्चों। हम लोग बेसिकली थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन हमने कंप्लीट कर लिया था। प्लेन की हमने पहली एक वीडियो देख ली थी जिसमें प्लेन की हमने जनरल इक्वेशंस लिखी थी नॉर्मल फॉर्म में, और किसी एक पॉइंट से किसी प्लेन के परपेंडिकुलर इक्वेशंस कैसे निकालेंगे। उसी कड़ी में आज हम उसके आगे पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं आ रही। तो आइए बच्चों, आज का जो पॉइंट है क्या है। सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द प्लेन, यानी कि किसी एक पॉइंट से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालें। बहुत इजी है बच्चों, सिंपल। जैसे अगर आपको ध्यान हो, हम लोगों ने टू डायमेंशन ज्योमेट्री में पढ़ा था, कोई एक हमारी लाइन है स्ट्रेट लाइन ax plus by plus c equal to 0। 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा था कि किसी एक पॉइंट से किसी एक स्ट्रेट लाइन की दूरी कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये पॉइंट है p x1 by 1। ये डिस्टेंस क्या होती थी बच्चों, इस x और y को इक्वेशन में x1 by 1 से रिप्लेस कर दिया था हमने, यानी कि ax1 plus by1 plus c ओवर x और y के कोफिशिएंट के अंडर रूट से डिवाइड किया। ध्यान है आप लोगों को, 11th क्लास में हमने किया था। सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, अब 3D में पढ़ना है। सबसे पहले देखिए, प्लेन की इक्वेशन जनरल इक्वेशन है 3D में ax plus by plus cz plus d इक्वल टू 0। अब इस प्लेन की पॉइंट P यानी कि x1 y1 z1 से डिस्टेंस निकालनी है मुझे। तो क्या हो जाएगा, x y z को x1 y1 z1 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक, प्लस डी हो जाएगा ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट की स्क्वायर के अंडर रूट से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपकी क्या आ जाएगी बच्चों, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट पी टू द प्लेन। ये बच्चों कार्टेशियन फॉर्म हो गई इसकी। कैसी हो गई, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में आपने देखा ना, एक्स वाई जेड को एक्स वन वाई वन जेड वन से रिप्लेस किया है। अब यही बच्चों इधर आ जाइए, वेक्टर फॉर्म अगर हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए वेक्टर फॉर्म में let p be the length of perpendicular drawn from a point p with position vector r1 to the plane। plane क्या है, r dot n equal to q। then p is equal to r1 dot n minus q का mod over mod n, यानी कि this is the length of perpendicular। कैसे आई वो मैं बताता हूँ, सिंपल है। ये प्लेन है r डॉट n इक्वल टू q, ये पॉइंट p है r1 जिसका पोजीशन वेक्टर r1 है। तो सीधे सीधे डायरेक्ट तरीका जैसे इसमें कार्टेशियन फॉर्म में करा है, r डॉट n इज इक्वल टू q, इस r को r1 से रिप्लेस कर दीजिए, ये कर दिया। तो r1 डॉट n माइनस q हो गया, जैसे ये हुआ था, ओवर इस r का जो कोफिशिएंट है, जैसे इधर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट ए बी सी के स्क्वायर के अंदर रूट से डिवाइड किया था, तो यहाँ भी वेक्टर n है r डॉट n। तो यहाँ पे इसमें क्या करेंगे हम, मैं मॉड n से इसको डिवाइड कर, ये इसके वेक्टर फॉर्म में डिस्टेंस आ रहा है। अब बच्चों इसको डिराइव करके भी दिखा देता हूं मैं कैसे आती है। ये प्लेन है r डॉट n इक्वल टू q, एक पॉइंट है p r1। ये जो बच्चों pn है, pn यही तो होगा, देखो प्लेन के परपेंडिकुलर। pn इज द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, यानी कि pn जो है वो वेक्टर n, इस वेक्टर n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं। ये जो r डॉट n इक्वल टू q है, तो यहाँ पे वेक्टर n क्या है, वेक्टर n इज द परपेंडिकुलर, वेक्टर n इज ए वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो बच्चों में यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, बेसिकली मुझे चाहिए pn। तो चलिए इक्वेशन ऑफ pn निकाल लेता हूं मैं पहले। इक्वेशन ऑफ pn मतलब पॉइंट p से पास हो रही है लाइन r1 से और वेक्टर n के पैरेलल है, तो क्या हो जाएगी, r इक्वल टू r1 प्लस लैम्डा n। ठीक, अब ये जो मैंने बच्चों ये लाइन लिखी है pn की, अब इस पर मुझे कोई पॉइंट n के कोऑर्डिनेट लेने हो तो क्या होंगे, आप बता सकते हो मुझे। यस, ये होंगे कि नहीं होंगे। वेक्टर फॉर्म में r के कोऑर्डिनेट यानी कि n के कोऑर्डिनेट अगर इसी लाइन पे मुझे लेने हो तो ये आएंगे।
और ये जो पॉइंट है ये ऑब्वियस है इस प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि पॉइंट एन प्लेन पे लाई करेगा। तो इस एन के कोऑर्डिनेट यहाँ पे प्लेन पे रख दीजिए, आर की जगह रख दीजिए। तो r1 प्लस लैम्डा एन डॉट एन इक्वल टू क्यू, r1 एन मल्टीप्लाई करो अंदर प्लस लैम्डा एन डॉट एन इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से एन डॉट एन एन स्क्वायर हो गया मोड में, और ये क्यू है ये उधर चला गया। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू क्यू माइनस r1 डॉट एन ओवर मॉड एन स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई किसकी, लैम्डा की। मुझे क्या चाहिए बेसिकली, पीएन की लेंथ ही तो चाहिए, यानी कि मुझे पीएन की लेंथ चाहिए ना। तो वेक्टर पीएन किसके हो जाएगा, ओ एन माइनस ओ पी। अब ओ एन यानी कि एन का पोजीशन वेक्टर क्या है, r1 प्लस लैम्डा एन, और पी का कितना है r1, r1 से r1 गया तो पीएन कितना हो गया लैम्डा एन। और इस लैम्डा की वैल्यू को उठा के मैंने यहाँ से रख दिया, यहाँ से उठा के लैम्डा को यहाँ रख दिया। वेक्टर पीएन कितना हो गया q माइनस r1 डॉट एन ब्रैकेट में वेक्टर एन ओवर मॉड एन स्क्वायर। मुझे चाहिए बेसिकली लेंथ pn की, वेक्टर pn नहीं चाहिए, pn की लेंथ चाहिए। तो मॉड लगा दो इधर भी और उधर भी। तो जब इधर मॉड लगाया मैंने, फिर पहला मॉड में आ गया q माइनस r1 डॉट एन, दूसरा मॉड n हो गया ओवर एन स्क्वायर का मॉड नीचे है ये, एक मॉड n नीचे से कैंसिल हुआ, मॉड n बचा। अब ये चूंकि मॉड के अंदर है तो q माइनस r1 डॉट n लिखो या r1 डॉट n माइनस q लिखो, बात बराबर है, बात बराबर है। बात समझ में आई या नहीं आई। तो भाई दिस इज यानी कि P लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, दिस इज P लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P टू द प्लेन, टू द प्लेन। बात समझ में आई बच्चों या नहीं आई। मैं उम्मीद करता हूं कोई भी समस्या नहीं होगी, बहुत क्लियरली ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। सीधा सीधा क्या करा था मैंने, ये जो r डॉट n इक्वल टू q है, इस r में इस पॉइंट p के पोजीशन वेक्टर रख दिए, r1 डॉट n माइनस q आ गया ओवर ये जो r का कोएफिशिएंट है, यहाँ जैसे x y z के कोएफिशिएंट के स्क्वायर से डिवाइड किया था, यहाँ r का कोएफिशिएंट क्या है वेक्टर n, मॉड n से इसको डिवाइड कर। बोलो बच्चों बात क्लियर हुई या नहीं हुई। अब मैं समझता हूं यहाँ पे अगर इस पॉइंट P की जगह ओरिजिन होता, पॉइंट P की जगह अगर क्या होता ओरिजिन होता, तो बच्चों ध्यान से सुनिए, यस ओरिजिन से इस प्लेन की डिस्टेंस r1 की जगह हमें 0 रखना है, यानी कि यहाँ ये P है r1 की 0, r1 की जगह 0 रखेंगे तो Pn क्या आ जाएगी, अब सिंपल मॉड q ओवर मॉड n, मॉड q ओवर मॉड n। और इधर ओरिजिन x1 y1 z1 की जगह 0 0 रखूंगा तो यहाँ लेंथ क्या आ जाएगी मॉड d ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x1 y1 z1 की जगह 0 0 आ जाएगा। बात बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई, अगर हो गई है तो नोट करिएगा बहुत क्विकली इसको। चलिएगा बच्चों देखिए नेक्स्ट, यस डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। अगर दो पैरेलल प्लेन है तो उनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, तो बहुत इजी है बच्चों। सबसे पहला फर्स्ट मेथड, मान लीजिए एक प्लेन पे कोई पॉइंट ले लो x1 y1 z1, और इस पॉइंट से सामने वाले प्लेन पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। आपने इस पे कोई पॉइंट एज्यूम कर लिया x1 y1 z1, ऑब्वियस है x1 y1 z1 इस पर भी लाई करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, और इस पॉइंट से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर डाल दिया। तो जो इनके बीच की दूरी है, जो इनके बीच की दूरी आएगी यानी कि परपेंडिकुलर की जो लेंथ आएगी, सॉरी, वही इन दो पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस है। एक मेथड। सेकंड मेथड, ओरिजिन से पहले प्लेन पर परपेंडिकुलर डालो p1, p1 कितना हो जाएगा, ओरिजिन से डालना है, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 d1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ओरिजिन से दूसरे प्लेन में परपेंडिकुलर डालो p2, ये कितना हो जाएगा 0 प्लस d2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब
पहले में से P1 में से P2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कुछ आप बता सकते हो क्या आया? ये इन दो पैरेलल प्लेन के बीच की दूरी आई या नहीं आई? भाई ओरिजिन से पहले पे परपेंडिकुलर डाला P1, दूरी ये डिस्टेंस कितनी हो गई P1, ये कितनी हो गई P2, दूसरे पर डाला ओरिजिन से, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी P1 माइनस P2। सिंपल, यानी कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस, दोनों में कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस ओवर x y z के कोएफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, कई बार यहाँ प्लेन ऐसे आ जाते हैं, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या दोनों प्लेन पैरेलल हैं? आपको देखिए, अरे पैरेलल क्यों, कैसा पता चलेगा? जो इनके डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए। यहाँ पे 1 1 1 है, यहाँ 2 2 2 है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं? अब इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो बच्चों सिंपल, सबसे पहले जो ये x y z के कोएफिशिएंट है इनको यूनिटी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? यूनिटी। अब जब ये यूनिटी बन जाए तब इनके बीच की दूरी निकालें। अब आपका करेक्ट आंसर है, तो सीधा सीधा 5 माइनस 3/2 ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर। बात समझ में आई या नहीं है? तो जब भी दो पैरेलल प्लेन के बीच की दूरी निकालनी है तो इस ढंग से ही आप निकालो। अब अगर ये वेक्टर फॉर्म में निकालनी हो तो कैसे होगी? सेम वही तरीका है। अरे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालेंगे P1, तो क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो, यहाँ पे क्या रख देंगे हम इसको? R1 की जगह, R की जगह 0 रखूंगा नहीं मैं, 0 माइनस n माइनस Q1 ओवर दिस। ये होगी या नहीं? ये P1 हुआ, यानी कि P1 की वैल्यू Q1 ओवर दिस हुई या नहीं हुई? ऐसे ही P2 क्या हो जाएगा? Q2 ओवर मॉड n, भैया P1 माइनस P2, ये तो इनके बीच की दूरी होगी, यानी कि Q1 माइनस Q2 ओवर मॉड n। सिंपल, ये जो Q1 माइनस Q2 ओवर R का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे। ये अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दो प्लेन दिए हुए हैं तो उनके बीच की दूरियां। अदरवाइज बच्चों मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर दो प्लेन वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं तो आप उनको पहले कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे करेंगे साहब? अरे आर की जगह एक्स वाई जेड रखेंगे, एन की जगह उसके जो डायरेक्शन रेशियो है एबीसी, और R1 की जगह सॉरी Q1 जो है उसका कांस्टेंट टर्म है ये। तो यहाँ से आपको कार्टेशियन फॉर्म में दोनों प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब आप आराम से ओरिजिन से उसमें परपेंडिकुलर डालिए तो आपको सिंपल डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, करिएगा नोट। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, इस पे जो हमने पढ़ा है इस पे कुछ प्रॉब्लम्स करके दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3 4 फ्रॉम द प्लेन r डॉट 3i minus 6j plus 2k plus 11 equal to 0। तो चलिए सबसे पहले बच्चों इस प्लेन को r डॉट n इक्वल टू q की फॉर्म में लिखिए। -11 उधर चला जाएगा, ये r डॉट n इक्वल टू q हुआ या नहीं हुआ? अब ये पॉइंट है p, यानी कि इसको मैं पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में r1 ले लूंगा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? r1 डॉट n minus q1 डॉट n। R1 क्या हो गया यहाँ से 2i plus 3j plus 4k, और मॉड n कितना हो जाएगा यहाँ से 3 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि 7 आएगा। तो डिस्टेंस क्या होगी बच्चों? सिंपल, R1 डॉट n, R1 मैंने ये लिख दिया, डॉट n ये है ये, माइनस q, q कितना है? -11 ओवर 7। अब कितना हो गया ये? 6 माइनस 18 प्लस 8 प्लस 11 ओवर दिस, यानी कि -4 प्लस 11 ओवर दिस, 7/7 यानी कि 1। एक तरीका तो ये हो गया सिंपल। ठीक, अब आपसे वो ये नहीं कह रहा कि साहब आपको वेक्टर फॉर्म में निकालनी है या कैसे निकालनी है, वो तो सिर्फ डिस्टेंस पूछ रहा। तो अब आइए जरा, अगर मैं इस प्लेन को कार्टेशियन फॉर्म में बदल लूं तो मेरा काम कितना इजी हो जाएगा। देखिए, r की जगह xi प्लस yj प्लस zk, और ये है ये इक्वल टू -11, ये कितना हो जाएगा? 3x माइनस 6y प्लस 2z, 11 इधर आ जाएगा प्लस 11 इक्वल टू 0।
सीधे 0.234 से परपेंडिकुलर डालो, 3 into 2 minus 6 into 3 plus 2 into 4 और plus 11 ओवर x by z के कोएफिशिएंट के स्क्वायर के अंदर रूट से डिवाइड करो। ऊपर आपका आ जाएगा सिंपलीफाई करके 7, नीचे 7 कट करिए आंसर 1। आप बात समझ में आई या नहीं आई? ऊपर वाला मेथड ऑफ कर लो चाहे नीचे वाला आप कर लो, बात बराबर है। बस थोड़ी सी आपको लैंग्वेज लिख देनी है और कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे लेट r is xi plus yj plus z के कन्वर्ट द वेक्टर फॉर्म इनटू द कार्टेशियन फॉर्म, और बस इसके साथ फिर एक फॉर्मूला भी लिख देंगे वही px1 y1 z1 और प्लेन ax plus by plus cz plus b equal to 0। मतलब जो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला था उसे एक तरफ को लिख के दिखा दे, आपका काम बन जाए। क्लियर है बच्चों? करिएगा नोट। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम देखिए, इजी सी प्रॉब्लम है ये भी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन x minus 2y plus 2z equal to 3 which are at a unit distance from the point 1 2 3। प्रॉब्लम को समझिए, मुझे एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन चाहिए जो इस प्लेन के तो पैरेलल है और इस पॉइंट 1 2 3 से यूनिट डिस्टेंस पर है। भैया साफ है, इस प्लेन के पैरेलल किसी की इक्वेशन लिखनी मुझे तो x minus 2y plus 2z is equal to t। आपको ध्यान है बच्चों, हमने जो 2D पढ़ी थी, देखो इधर ax plus by plus c equal to 0। अगर इसके पैरेलल मुझे कोई किसी दूसरी इसके पैरेलल मुझे दूसरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए तो क्या होती थी, ax plus by plus d equal to 0 होती थी कि नहीं? केवल कांस्टेंट टर्म चेंज होता है पैरेलल में, भाई स्लोप तो सेम ही होंगे, तो यहाँ पे भी डायरेक्शन रेशियो तो दोनों के सेम ही होंगे, इसके भी और इसके भी, केवल कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस है। तो किसी एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन क्या होती थी, केवल कांस्टेंट टर्म चेंज कर देते थे, बाकी इक्वेशन वैसी रहती थी। ध्यान है आपको 11th क्लास में? बोलो, क्योंकि वहां स्लोप सेम रखना है, तो सेम यहाँ पे भी यही है। अब मैं क्या करूंगा, इसके पैरेलल किसी प्लेन की इक्वेशन लेनी है तो x minus 2y plus 2z equal to d, यानी कि 3 की जगह d आ जाएगा, कांस्टेंट चेंज होगा के। बस अब इस प्लेन पर 1 2 3 से परपेंडिकुलर डालकर इक्वल टू 1 रख दो, तो 1 into 1 2 into 2, ये अरे 2 into 2 का मतलब है पॉइंट मेरा 1 2 3 है कि नहीं? x की जगह रखिए 1, y की जगह रखिए 2, z की जगह रखिए 3, माइनस t इधर आ जाएगा ओवर x y z के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का अंडर रूट। बच्चों सिंपलीफाई होके कितना आएगा, 3 माइनस डी, और ये 3 आया था उधर चला गया तो 3 माइनस डी इक्वल टू 3, तो 3 माइनस डी इक्वल टू प्लस माइनस 3। एक बार प्लस साइन लो, एक बार माइनस लो, तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 और 6। इस डी की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए इस प्लेन में, तो क्या आ गई इक्वेशन, x minus 2y plus 2z equal to 0 and x minus 2y plus 2z equal to 6 या minus 6 equal to 0। ये वो प्लेन हो गए दोनों जो इस प्लेन के तो पैरेलल है और पॉइंट 1 2 3 से यूनिट डिस्टेंस पर। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? करिएगा नोट। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। यस, a variable plane is at a constant distance p from the origin and meet the coordinate axis in a b c। भाई एक प्लेन है, कोई वेरिएबल प्लेन है जो ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस p पर है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को a b c पे कट कर रहा है, so that the locus of the centroid of the tetrahedron OABC is x की पावर -2 y की पावर -2 z की पावर -2 इक्वल टू 16 p की पावर -2। बात क्लियर है बच्चों? आपको ध्यान है, हमने 11th क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स लोकस की करी थी। लोकस क्या है आपको मालूम ही है। लोकस एक ऐसा पाथ है, द पाथ ट्रेस्ड बाय ए मूविंग पॉइंट अंडर सम ज्योमेट्रिकल कंडीशंस आर नोन एज लोकस। किसी मूविंग पॉइंट के द्वारा ट्रेस किया गया पाथ, उस पॉइंट का लोकस कहा जाएगा।
अब वो कुछ भी हो सकता है, पाथ आपका स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, सर्किल भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, जिगजैग भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, लोकस उस मूविंग पॉइंट का कुछ भी हो सकता है। तो आइए साहब, चलिए मैं मान ले रहा हूँ कि आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस, जो हमारा प्लेन एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पे, वाई एक्सिस को बी पे, जेड एक्सिस को सी पे कट कर रहा है। ठीक है बच्चों, लेट द इक्वेशन ऑफ द वेरिएबल प्लेन ए x ओवर a प्लस y ओवर b प्लस z ओवर c इक्वल टू 1। अब ये प्लेन जब x एक्सिस को कट करेगा तो वहां पर y और z जीरो होगा कि नहीं होगा? होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी वहां से a। तो भैया पॉइंट a के कोऑर्डिनेट क्या होगा? a 0 0। y एक्सिस को जब कट करेगा तो x और z जीरो होगा कि नहीं? तो y की वैल्यू आ जाएगी b। तो ये 0 b 0 पॉइंट हो गया। ऐसे ही z एक्सिस को कट करेगा तो x और y होगा, पॉइंट हो गया 0 0 c। और ओरिजिन ऑलरेडी 0 0 गिवन है ही है। ठीक, अब आ जाइए यहाँ पे, इस बाद में इसे देखेंगे, पहले अब इधर देखिए। अब ये क्या कह रहा है, ये प्लेन है, ये ओरिजिन से यूनिट डिस्टेंस पर है। तो इस प्लेन पर 0 0 से परपेंडिकुलर डालकर इक्वल टू किसके रखेंगे? p यूनिट। यूनिट डिस्टेंस नहीं, एट डिस्टेंस ऑफ p डिस्टेंस पर है। तो भैया चलिए 0 0 से परपेंडिकुलर डालो, 0 ओवर a प्लस 0 ओवर b प्लस 0 ओवर c, यानी कि x y z की जगह 0 0 0 रख देंगे, -1 ओवर x y z के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1 ओवर a स्क्वायर 1 ओवर b स्क्वायर 1 ओवर c स्क्वायर का अंडर रूट, इसको पूरे पे बोर्ड लगाया इक्वल टू p के रख दिया। तो यहां से क्या आया? ये 1, ये p है, ये इधर चला जाएगा अंडर रूट पे। अब p को 1 के नीचे ले आओ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो 1 ओवर p स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर a स्क्वायर 1 ओवर b स्क्वायर 1 ओवर c स्क्वायर। तो ये आपस में आपको रिलेशन मिल गया है। ठीक, यहाँ पे जो हमने ए बी सी लिए हैं, आपको मालूम है ये अननोन है, इनका कहीं प्रॉब्लम में जिक्र नहीं है। ये तीनों के तीनों क्या है? अननोन है, इनका प्रॉब्लम में कोई जिक्र नहीं है। तो फिर क्या करें हम? ऑब्वियस है एबीसी को एलिमिनेट करेंगे। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे? पूछ क्या रहा है वो? सो दैट द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द टेट्राहेड्रल OABC। तो चलिए साहब, मैं मान ले रहा हूं लेट आर अल्फा बीटा गामा बी द सेंट्रोइड ऑफ द टेट्राहेड्रल OABC। तो बच्चों आप जानते हो कोई तीन पॉइंट है, सपोज ABC, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये 2D में ले लो। इनका सेंट्रोइड आपने xy लिया तो x क्या होगा मालूम है ना? x1 प्लस x2 प्लस x3 y3। y क्या होगा उसका? सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 होगा। अब यहीं पे अगर ये पॉइंट 3D में होता तो एक कोऑर्डिनेट और बढ़ जाता, इसमें z1 z2 z3। तो यहाँ पे z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों? z1 प्लस z2 प्लस z3 y3। ये तो हो गया किसी ट्रायंगल का सेंट्रोइड। अब यहीं पे 3 की जगह अगर 4 पॉइंट हो, 3 की जगह अगर 4 पॉइंट हो, 4 पॉइंट साफ कैसे? अरे x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। अब उसका सेंट्रोइड अगर मान लीजिए मैंने सपोज अल्फा ले लिया या x ही ले लिया उसका सेंट्रोइड, तो x क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 y4। ऐसे ही y क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 ओवर 4। ऐसे ही z अगर 3D में जाएंगे तो z इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 4। मैंने वही वर्क यहाँ पे किया है, मैंने सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा ले लिए। तो चलिए साहब, अल्फा इक्वल टू ए का एक्स कोऑर्डिनेट, बी का एक्स कोऑर्डिनेट, सी का एक्स कोऑर्डिनेट और ओरिजिन ओ का एक्स कोऑर्डिनेट। अब आप कहोगे जी ओ का क्यों लिया? क्योंकि ओ ए बी सी का सेंट्रोइड चाहिए। वाई 4 करूंगा तो यहाँ से ए की वैल्यू 4 अल्फा आ जाएगी। ऐसे बीटा में बी की जगह 4 बीटा, सी की जगह 4 गामा। अब ये जो ए बी सी है 4 अल्फा 4 बीटा 4 गामा, इनको उठा के यहाँ रखो। अब ये क्या हो गया? 1 ओवर 4 अल्फा का होल स्क्वायर 1 ओवर 4 बीटा का स्क्वायर 1 ओवर 4 गामा का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। यानी कि 1 ओवर अल्फा स्क्वायर 1 ओवर बीटा स्क्वायर 1 ओवर गामा स्क्वायर। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 कॉमन आएगा, ये 16 इधर चला गया, 16 ओवर p स्क्वायर। अब बच्चों अल्फा बीटा गामा की जगह x y z रख दीजिए। अरे मुझे सेंट्रोइड का लोकस ही तो चाहिए ना। तो लोकस मैंने क्या माना था? अल्फा बीटा गामा। आप चाहते तो यहाँ डायरेक्ट एक्स वाई जेड भी ले सकते थे, डायरेक्टली एक्स वाई जेड लेने की बजाय अल्फा बीटा गामा लो और फिर अल्फा बीटा गामा की जगह एक्स वाई जेड रख दो। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों? x की पावर -2 y की पावर -2 z की पावर -2 इक्वल
16 इंटू पी की पावर -2। बात समझ में आई या नहीं? अभी बता दूं आपके यहाँ कई बार ये 6 नंबर पर पूछी गई है बोर्ड में, कंपटीशन लेवल पे आपसे जेईई मेन में पूछी जाती है, यूपीटी में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बच्चों। इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा अगर मैं घुमा दूं, यहाँ देखिए वेरिएबल प्लेन इज एट ए कांस्टेंट स्टेट p फ्रॉम द ओरिजिन एंड मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ABC सो दैट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ABC। अब टेट्राहेड्रन की जगह मैं ट्रायंगल ABC कर दूं तो क्या आंसर आता है इसी प्रॉब्लम का? यहाँ पर बच्चों 9 इंटू पी की पावर -2 हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब मैं जो सेंट्राइड दिया था a + 0 + 0/3 करता, ए बी सी का सेंट्राइड ले रहा हूं ना, अब ओ नहीं आना था तो a का x कोऑर्डिनेट, b का x कोऑर्डिनेट, c का x कोऑर्डिनेट ओवर 3 करता हूं। तो यहाँ से a की वैल्यू 3 अल्फा, b की वैल्यू 3 बीटा, c की वैल्यू 3 गामा, तो यहाँ पे सिर्फ 16 की जगह 9 आ जाता। ये भी प्रॉब्लम है आपकी बुक। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलिए करिए जल्दी से नोट इसको। चलिए बच्चों देखें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हालांकि ये मैं अभी पढ़ा चुका इससे पहले ही। क्या है वो? इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू ए गिवन प्लेन। अगर कोई एक प्लेन दिया गया है तो उसके पैरेलल किसी प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालें? तो सिंपल, r डॉट n इक्वल टू q1 है प्लेन, तो इसके पैरेलल क्या हो गई? कोई लाइन, सॉरी इसके पैरेलल कोई प्लेन क्या हो गया? r डॉट n इक्वल टू q2। केवल कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस होगा, बाकी कुछ नहीं आता, क्योंकि दोनों के जो प्लेन के नॉर्मल हैं वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अब ax + by + cz + d इक्वल टू 0, तो साफ है इसके पैरेलल क्या हो जाएगा? ax + by + cz + d1, यानी कि d की जगह d1 k लैम्डा कुछ भी रखो, केवल कांस्टेंट टर्म चेंज करो, डायरेक्शन रेशियो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे क्योंकि दोनों प्लेन पैरेलल है, उनके बीच एंगल 0 है। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम देखिए, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच इज पैरेलल टू द प्लेन r डॉट 2i - 3j + 5k + 2 इक्वल टू 0 and passes through the point 3 4 - 1 and passes through the point 3 4 - 1। क्लियर है बच्चों? तो चलिए साहब, अब इसके पैरेलल अगर मुझे कोई प्लेन लिखना है तो r डॉट 2i - 3j + 5k + q इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? अरे 2 की जगह q आ जाएगा। और ये क्या है? सिंस इट पासेस थ्रू पॉइंट 3 4 - 1, ये 3 4 - 1 से पास हो रहा है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लो 3i + 4j - k। तो इसमें r की जगह पर मैं क्या कर दूं? 3i + 4j - k यहाँ पे रख दीजिए, और ऐसा करने से यहाँ पर q की वैल्यू 11 आ चुकी। जल्दी बोल दो, q की वैल्यू 11 आ गई। अब इस q की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए, तो आपको ये आपका प्लेन मिल चुका है जो इसके पैरेलल है और पॉइंट 3 4 - 1 से पास हो। क्लियर है? इसका अल्टरनेटिव मेथड, इसको तुरंत आप कार्टेशियन फॉर्म में ब्रेक कर लो। ये क्या है? r की जगह xi + yj + zk 2i - 3j + 5k + 2 इक्वल टू 0। तो ये 2x - 3y + 5z + 2 इक्वल टू 0, ये प्लेन आ गया। अब इसके पैरेलल कोई प्लेन क्या हो जाएगा? केवल कांस्टेंट टर्म को चेंज करिए बस, यानी कि 2x - 3y + 5z + लैम्डा इक्वल टू 0, और इसको पॉइंट 3 4 - 1 से पास करा दीजिए। x y z की जगह 3 4 - 1 रख दो, लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा को वापस यहाँ रख देना, तो ये वो प्लेन होगा जो इस प्लेन के पैरेलल। यानी कि आप अगर चाहो तो वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके भी प्रॉब्लम को कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ ये बात बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। इसके बिहाफ पे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको कंप्लीट कर लीजिए। मैं समझता हूं आज का जो भी हमारा लेक्चर रहा है आपको बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।